नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन किया जाता है और साथ ही साथ जीके की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज हम जो सीरीज जो यहाँ पर चला रहे हैं जीके जीएस का, उसका 7वां लेक्चर लेकर आए हैं। इससे पहले के लेक्चर आप नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारी लेक्चर पड़ी मिलेगी। आप देखिए एक करके और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिए और उसको लगातार रिवाइज करिए। तो देखिए, ये सभी एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण होगा, जैसे कि DFCCL, CGPDTM, SSC CGL, क्योंकि हम इसमें विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को डिस्कस करते हैं और इसको हम TCS स्पेशल रखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसको ज्वाइन कर लीजिए और आपके पास कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkaffairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि हम उसको यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 है और पेपर देखिए किस में पूछा गया था। तो DDA JEE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 25 अप्रैल 2018 में पेपर हुआ था। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द पेनिनसुलर इंडिया। तो देखिए, पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है कौन सा है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि प्रायद्वीपीय भारत जो है बोलते किसके हैं। देखिए, भारत का अगर मैप बनाते हैं तो इस तरह से नीचे में आपको 3 ओर जो है पानी से घिरा मिलेगा। इधर आपको अरब सागर और इधर आपको पूरब साइड में आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिलती है। तो इसको जो है प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो इसी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, लंबी नदी है गोदावरी। तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा, गोदावरी नदी इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए, गोदावरी नदी की हम बात कर लेते हैं। तो इसको मैप में देखिए। अब देखिए, इस तरह से मैप में आपको देखने को मिल रहा होगा एक गोदावरी नदी, जो कि आप देख रहे होंगे ये नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। यहाँ से निकलती है नासिक महाराष्ट्र से, यहाँ की त्रंबक की पहाड़ी से निकलती है और ये कुल मिलाकर जो है 1465 किलोमीटर 1465 किलोमीटर जो है यात्रा तय करके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ध्यान रखिएगा, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि नासिक महाराष्ट्र की त्रंबक की पहाड़ी से निकलती है। और इसको वृद्ध गंगा, ध्यान रखिएगा, वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं या फिर दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कन्फ्यूजन नहीं होना है। दक्षिण भारत की अगर गंगा हम बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी है, लेकिन दक्षिण की गंगा बोली जाती है या फिर वृद्ध गंगा बोली जाती है गोदावरी नदी को। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हम गोदावरी नदी की अगर हम सहायक नदी की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा इत्यादि जो है इसके सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। यानी कि इंग्लिश में पूछा जाता है कि इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है। तो पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा इसकी जो है क्या है, ट्रिब्यूटरी है, यानी कि सहायक नदी है। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी डिड इम्पेरर अशोक बिलोंग्स, यानी कि सम्राट अशोक जो है वो किस राजवंश से संबंधित थे। तो दोस्तों, वो मौर्य वंश के जो है प्रतापी राजा थे। करेक्ट उत्तर इसका बी होगा। अब देखिए, इनका शासनकाल रहा है 268 से लेके 232 BCE, बिफोर द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट होगा। तो यानी कि BCE जो है इसका होगा, यानी कि 268 से लेकर 232 BCE तक इन्होंने शासन किया है। अब देखिए, हम बात करते हैं कि मौर्य वंश के संस्थापक की। तो देखिए, मौर्य वंश से बिलोंग करते थे। तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद उनके बेटे आए बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे अशोक, यानी कि अशोक के दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर कह सकते हैं कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे अशोक। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मायोपिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी कि मायोपिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए, ये आँख की बीमारी है। तो करेक्ट उत्तर इसका आई होगा, आँख होगा इसका सही उत्तर। अब देखिए, मायोपिया बोलते हैं आपको निकट दृष्टि दोष को। हिंदी में आपने अगर सुना होगा तो निकट दृष्टि दोष बोलते हैं और इंग्लिश में इसको मायोपिया बोलते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसमें कन्फ्यूजन्स होता है कि हम कौन सी वस्तु को देख पाते हैं, कहाँ पर रखी होती है। तो देखिए, मायोपिया एक ट्रिक थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा सा और लगेगा लेकिन सही है। मायोपिया मतलब मेरा पिया, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। तो मेरा पिया, तो इस तरह से देखिए ट्रिक है, मायोपिया से मतलब मेरा पिया। तो देखिए, मेरा पिया जब दूर दूर जाते हैं तो दिखाई नहीं देते हैं, यानी कि मेरा पिया जब दूर जाएंगे तो दिखाई नहीं देंगे। यानी कि ट्रिक आपको पकड़ लेना है कि मायोपिया में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ध्यान रखिएगा, मायोपिया में
दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है लेकिन निकट की वस्तु हमें दिखाई देती है, और इसको दूर करने के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और इसके जस्ट उल्टा कर दीजिएगा, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष, उसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है निकट की नहीं, और उसके दूर करने के लिए उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसको जो है कन्फ्यूजन क्लियर। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1617 में किस मुगल सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, 1600 ईस्वी में हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अब देखिए, जब मुगल वंश के अगर शासक की अगर कार्य देखिएगा, यानी कि कार्यकाल देखिएगा, यानी कि कब से कब तक शासन किए थे, तो देखिए जहांगीर की अगर बात करते हैं तो इसका करेक्ट उत्तर तो बी होगा। जहांगीर, इन्होंने जो है शासन किया था 1605 से लेके 1627 तक। तो 1605 से लेके 1627 तक जो है इन्होंने शासन किया था। अब इसी के बीच में 1617 रहा है, तो करेक्ट आंसर जहांगीर होगा। अब देखिए जहांगीर ने 1613 ईस्वी में सूरत में जो है कैप्टन हॉकिंस को जो है कंपनी स्थापित करने की अनुमति दी थी। ध्यान रखिएगा, कैप्टन हॉकिंस जो है किसके दरबार में आया था, तो जहांगीर के दरबार में। और 1613 में इन्होंने सूरत में जो है कंपनी स्थापित की थी, तो उसकी अनुमति जो है जहांगीर ने ही दिया था। उसके बाद 1615 में फिर क्या आया, एक फरमान लेकर आया जेम्स प्रथम के राजदूत थॉमस रो। इन्होंने जो है शाही फरमान लेकर आया कि कंपनी जो है व्यापार करना चाहती है भारत में, और कारखाने भी स्थापित करना चाहती है। इसके लिए भी अनुमति जो है जहांगीर से मिल गई। फिर 1616 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, 1616 ईस्वी में इन्होंने जो है मसूलीपट्टनम में दक्षिण में अपना पहला जो है कारखाना खोला। इसके लिए भी अनुमति मिल गई। और 1617 में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की पूरी तरह से अनुमति मिल गई। तो ध्यान रखिएगा जहांगीर इसका सही उत्तर होगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक अमेरिकी ओलंपिक और पेशेवर मुक्केबाज थे मोहम्मद अली। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद अली एक प्रसिद्ध जो है पेशेवर मुक्केबाज और ओलंपियन थे, और 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध खेल हस्तियों में से एक माना जाता है उनका। तो लेकिन उनका जो है बचपन का नाम क्या था, यानी कि जन्म का नाम उनका क्या था, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इनका करेक्ट उत्तर होगा कैसियस मार्सेलस क्ले जूनियर। तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा, कैसियस मार्सेलस क्ले जूनियर इसका सही उत्तर होगा। और इनका देखिए निधन हो गया था 74 वर्ष की उम्र में, इसलिए ये न्यूज़ में रहे थे। और इस वजह से एक क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है कि मोहम्मद अली, देखिए सब लोग जानते हैं मोहम्मद अली, लेकिन उनका बचपन का नाम था कैसियस मार्सेलस क्ले जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय द लाइट ईयर। अब देखिए लाइट ईयर देख के लोग थोड़ा सा यहाँ पर जो है ईयर की बात करते हैं तो कहीं समय के इसका टिक करके ना आ जाए। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल गलती नहीं करना है। इसका जो लाइट ईयर जो मेजर करते हैं यानी कि प्रकाश वर्ष, वो दूरी की इकाई है, दूरी मापने की इकाई है। ध्यान रखिएगा, दूरी मापने की इकाई है। और देखिए हम बात करते हैं 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर का मतलब क्या होता है कि एक जो है साल में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी। तो ध्यान रखिएगा कितनी दूरी तय करती है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर की दूरी जो है तय करती है। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए दूरी मापने की क्या या सबसे जो है बड़ी इकाई है, नहीं, क्योंकि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। पारसेक जो है सबसे बड़ी इकाई है। तो कितने होते हैं, तो एक पारसेक की अगर हम बात करते हैं तो 3.26 जो है लाइट ईयर होती है। अब देखिए 3.26 को अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर से, तो आ जाएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ध्यान रखिएगा कि प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है, जो कि एक पारसेक में होता है 3.26 लाइट ईयर, और एक पारसेक बराबर इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 3.08 इंटू 10⁻16 जो है मीटर होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सेव में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए इस तरह के जो है क्वेश्चन कई बार आते हैं। तो देखिए सेव और इमली ये दो तरह के जो है, और टमाटर ये तीन, क्योंकि टमाटर महंगे भी हो चुके हैं, तो इस तरह से टमाटर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा किसी रूप में टमाटर आ सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि सेव में जो है मैलिक एसिड पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सेव में मैलिक एसिड पाया जाता है। इमली में हम टारटरिक एसिड की बात करते हैं। और टमाटर अगर बात करते हैं लाल लाल, तो ध्यान रखिएगा टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑक्जेलिक एसिड जो है इसका ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा तीन जो है अभी मैंने अम्ल बताए,
कि सेव में मैलिक एसिड, इमली में टार्टरिक एसिड और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, और खट्टे फलों में जो है सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संसद की राज्य परिषद को क्या कहा जाता है। तो देखिए राज्य परिषद को कहा जाता है राज्यसभा। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, राज्यसभा। राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्य की संख्या 250 होती है, लेकिन वर्तमान में पूछा जाए तो 245 है। अब देखिए 245 में 233 तो इलेक्टेड होते हैं, 233 क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, और 12 जो है नॉमिनेटेड होते हैं। 12 नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि बहुत सारे जो है फील्ड से होते हैं, आर्ट, साइंस, इस तरह से। तो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें 12 जो है यहाँ पर नॉमिनेट करते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इनका जो है कार्यकाल जो होता है राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्षों के लिए होता है। और यहाँ पर 1/3 जो सदस्य होते हैं वो 2 साल, हर 2 साल में जो है यहाँ पर जो है रिटायर होते रहते हैं। तो इस तरह से आपको ज़रूर ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए भारत की में अगर हम बात करते हैं कि संसद में, तो यहाँ पर आपको 2 सदन पाए जाते हैं, एक जो है लोकसभा और एक राज्यसभा। यानी कि उच्च सदन राज्यसभा को बोला जाता है और निम्न सदन जो है लोकसभा को बोला जाता है। इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि पश्चिमी हिमालय से गंगा नदी का उद्गम भारत के किस राज्य से होता है। तो देखिए गंगा नदी का उद्गम होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, गंगोत्री हिमनद से, यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है। अब देखिए शुरू में गंगा जब निकलती है तो गंगा नदी नहीं कहलाती है, क्योंकि गंगा नदी जो है कहलाती कब से है, तो देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी एवं अलकनंदा के नाम से। तो अब भागीरथी एवं अलकनंदा का मिलन होता है देवप्रयाग में, देवप्रयाग में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड से ही निकलती है दोस्तों। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, उत्तराखंड से निकलती है गंगा नदी, जो कि शुरू में देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी एवं अलकनंदा के रूप में, उसके बाद जो है गंगा कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। अब देखिए गंगा नदी की हम बात कर लेते हैं। तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। अब देखिए एक किस तरह से होके जाती है। तो गंगा नदी उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर बिहार में प्रवेश करती है, फिर झारखंड में, फिर वेस्ट बंगाल में, और फिर जो है आपको बांग्लादेश होते हुए जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये बांग्लादेश में भी प्रवेश करती है। तो इसको जरूर ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत की अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए अटॉर्नी जनरल, जिसको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है महान्यायवादी बोलते हैं, महान्यायवादी, महान्यायवादी इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। अब देखिए इनका संविधान में क्या जिक्र है। जी हाँ, संविधान के अनुच्छेद 76 में जो है जिक्र है कि भारत के पास जो है एक महान्यायवादी होने चाहिए, यानी कि अटॉर्नी जनरल होने चाहिए। अब देखिए ये राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, और एक कब तक इनका कार्यकाल होता है। तो जब तक जो है बात करते हैं कि राष्ट्रपति का जो है प्रसाद पर्यंत जो है कार्यकाल इनका होता है। तो ध्यान रखिएगा कि ऑन द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ये बने रह सकते हैं। और कौन बन सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि कौन बन सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनके पास योग्यता होनी चाहिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनके पास योग्यता होनी चाहिए। और अटॉर्नी जनरल जो है भारत के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर्स होते हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, जो कि भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और देखिए ये दोनों सभा, यानी कि राज्यसभा लोकसभा और ज्वाइंट सिटिंग होती है, तो उसमें बैठ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बैठ सकते हैं, लेकिन क्या वोट में दे सकते हैं? जी नहीं, इनके पास वोट देने का अधिकार नहीं होता है, ध्यान रखना है। यानी कि दोनों सभा, यानी कि राज्यसभा लोकसभा में बैठने के पास इनके पास अधिकार होता है, ज्वाइंट सिटिंग में भी बैठ सकते हैं, लेकिन इनके पास वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद किस वायसराय को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो देखिए भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था लॉर्ड माउंटबेटन का, और ये जून जो है 1948 तक रहे, जून 1948 तक रहे। तो इसको ध्यान रखना है। तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो है, तो देखिए भारत जो है अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को, जबकि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मनाता है। तो देखिए यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन सही होगा। तो ये स्वतंत्र भारत के पहले जो है गवर्नर जनरल थे, और स्वतंत्र भारत के अंतिम जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल भी बोल सकते हैं। और स्वतंत्र भारत के जो है अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, यानी कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और पहले भारतीय भी वही थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इसको भी जरूर ध्यान रख लेना है।
और देखिए लॉर्ड कर्जन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था, इसके जो है माने जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। बंगाल विभाजन इन्होंने ही किया था, लॉर्ड कर्जन ने। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण प्रतिक्रिया से उत्पन्न आयनिक यौगिक क्या कहलाता है, यानी कि व्हाट इज द आयोनिक कंपाउंड दैट रिजल्ट फ्रॉम द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ऑफ एन एसिड एंड बेस। ये बनता है नमक। तो करेक्ट उत्तर इसका जो है सी सही होगा, यानी कि साल्ट सही होगा। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे HCl एसिड है, NaOH एक बेस है, इसके न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया करवा दिए तो NaCl यानी कि नमक बन गया और पानी बन गया। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है कि एसिड और बेस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाते हैं तो नमक और पानी बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिखों का प्रथम गुरु जो है किसे माना जाता है। तो देखिए सिखों के 10 गुरु हुए थे और 11वें गुरु जो है जो कि मनुष्य फॉर्म में नहीं है, तो उनको जो है कौन है, तो आपको ध्यान रखना है कि 10 तो ह्यूमन फॉर्म में हुए और 11वें जो है हुए, आपको ध्यान रखना है। तो उनके जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं वो 11वें गुरु जो है माने जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए सिखों के प्रथम गुरु जो है गुरु नानक देव माने जाते हैं, तो गुरु नानक इनका करेक्ट उत्तर ए सही होगा। अब गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो 15 अप्रैल 1469। 15 अप्रैल 1469, ये 1469 यानी कि 1469 जरूर ध्यान रखना है। तो पाकिस्तान के तलवंडी शहर में हुआ था, तो तलवंडी पाकिस्तान में इनका जन्म 1469 में हुआ था, तो इसको ज़रूर ध्यान रखना है। और इनकी मृत्यु जो है करतारपुर पाकिस्तान में हुई थी। तो करतारपुर कॉरिडोर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है बनाया गया था, तो इसको भी ज़रूर ध्यान रखना है। और देखिए सिखों के अंतिम गुरु ह्यूमन फॉर्म में जो हुए थे गुरु गोविंद सिंह, ये 10वें गुरु थे, इसको भी ज़रूर ध्यान रख लेना है। तो टोटल 10 गुरु हुए थे ह्यूमन फॉर्म में। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर 4 जो है यहाँ पर फोर्स दिए गए हैं जो कि ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि विद्युत चुंबकीय, प्रबल परमाणु यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड द वीक न्यूक्लियर कलेक्टिवली नोन एज। तो ये देखिए 4 फंडामेंटल फोर्स बोले जाते हैं, यानी कि 4 जो है मौलिक बल अगर बात करते हैं तो 4 मौलिक बल हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड द वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इसको जो है करेक्ट उत्तर डी होगा, द 4 फंडामेंटल फोर्स माने जाते हैं इन चारों को। तो उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ के अनुसार टाइम आउट या अंतराल के दौरान एक टीम कितने आरक्षित खिलाड़ियों को स्थानापन्न कर सकती है, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ड्यूरिंग टाइम आउट और इंटरवल के दौरान। तो एक टीम जो है इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के अनुसार जो है 5 खिलाड़ियों को बदल सकती है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा। अब देखिए कबड्डी के जो खेल होते हैं वो कितने मिनट का होता है, तो 40 मिनट का होता है और प्रत्येक दल में जो है 7 प्लेयर होते हैं। ध्यान रखिएगा 7 प्लेयर होते हैं। तो इसका तो करेक्ट उत्तर होगा 5 की 5 खिलाड़ियों को बदल सकते हैं इंटरवल और टाइम आउट के दौरान, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 7 प्लेयर होते हैं एक टीम में, 40 मिनट का खेल होता है। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका जो है फॉर्मेशन 2004 में हुआ था, इसको ध्यान रख लेना है। और इसमें अभी 30 जो है नेशन है और प्रेसिडेंट अभी इसके करंट हैं आशीष पचौरी जी, जो कि इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। तो इस दोस्तों में तो इस तरह से जो है 105 क्वेश्चन देखिए कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह से ये श्रृंखला लगातार चलती रहेगी, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, यानी कि लाइक चाहिए। वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।